नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी 2 मिनट पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। यानी दोस्तों हमने कल की क्लास में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में जाना था और इनके अन्य नाम क्या क्या थे इन सभी के बारे में जाना था। और साथ ही दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जाना था, जो कि रुद्र दामन ने इसको जारी कराया था। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से जो है सुदर्शन झील के बारे में पता लगता है, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है। और इसका वर्णन जो है यानी इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। और ये संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था, तो ये आपको याद रखना है। और अभिलेख जो है राजा अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए जो है इन अभिलेखों को जो है जारी कराते थे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा जो है भद्रबाहु से ली थी। और इसके बाद जो है ये अपना सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंप कर जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक जो है चले गए थे। और वहाँ पर जो है चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। अब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय उनके साम्राज्य का विस्तार नदी के अनुसार ब्यास नदी से सिंधु नदी तक था। और दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा की बात की जाए तो हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक था। और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। तो इन सभी को आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आप सारे पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखें दोस्तों अनुयायी था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। भद्रबाहु से ली। और ये भद्रबाहु कौन थे तो ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं, इसके बाद सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। और वहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर यानी श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, यानी वहाँ पर चंद्रगिरी की पहाड़ी पर चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अपने, इन्होंने यहाँ पे जो है प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय उनके साम्राज्य का विस्तार लिखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय उनके साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य के विस्तार की यदि बात की जाए तो नदी वाई पूछा जाए तो ब्यास से लेकर सिंधु नदी तक। कहाँ दोस्तों? ब्यास नदी से लेकर सिंधु
नदी तक था। अब दोस्तों चारों दिशाओं की यदि बात की जाए तो दिशाओं के अनुसार देख लेते हैं। तो दिशाओं के अनुसार तो दोस्तों इधर पड़ता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो चारों दिशाओं की यदि बात की जाए तो उत्तर में दोस्तों, उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में मैसूर तक था, मैसूर तक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिम में जो है हिंदू कुश पर्वत से, हिंदू कुश पर्वत से, पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी तक। कहाँ तक दोस्तों? बंगाल की खाड़ी तक। तो ये आपको याद रखना है, ये था इनका विस्तार। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था केवल 6 लाख सैनिकों के साथ। कितने दोस्तों? 6 लाख सैनिकों के साथ। तो ये आपको याद रखना है, इन तीनों पॉइंटों को यहाँ पे लिखेंगे। यानी प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार, यानी प्लूटार्क प्लूटार्क एवं जस्टिन के अनुसार, प्लूटार्क एवं जस्टिन के अनुसार क्या कहा गया है? तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। तो ये किसने कहा था? जस्टिन एवं प्लूटार्क के अनुसार जो है कहा गया था 6 लाख सैनिकों के अनुसार, 6 लाख सैनिकों के साथ, सैनिकों के साथ। कितने दोस्तों? 6 लाख सैनिकों के साथ। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर जो है एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है बिंदुसार के बारे में जानेंगे कि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है गद्दी पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था दोस्तों? जैन धर्म का अनुयायी, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। और ये भद्रबाहु वही है जो कि जब जैन धर्म दूसरी जैन संगीति में जो है 2 भागों में बटा था, एक शाखा के यानी दिगंबर शाखा के अध्यक्ष बने थे भद्रबाहु, और श्वेतांबर शाखा के अध्यक्ष बने थे स्थूल भद्र। तो ये आपको याद रखना है। तो इन्हीं के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या ली थी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और इसके बाद जो है सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंप कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। और वहाँ पर जाकर चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अब दोस्तों ये श्रवण यानी ये संलेखना व्रत क्या होता है? यानी इसमें क्या होता है दोस्तों? जैन धर्म में जो है भूखे प्यासे रहकर जो है अपने प्राणों को यानी अपने जीवन दान को त्याग देना ही जो है क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागना। तो ये कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय उनके साम्राज्य के विस्तार की बात की जाए तो ब्यास नदी से सिंधु नदी तक था। लेकिन दिशाओं की बात की जाए तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक था पूर्व में। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार था साम्राज्य का। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्लूटार्क और जस्टिन। इन्होंने कहा था, यानी इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था 6 लाख सैनिकों के साथ। कितने दोस्तों? 6 लाख सैनिकों के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी ये जो है अपना सारा साम्राज्य किसके हाथों में सौंप कर चले गए थे? बिंदुसार के। तो बिंदुसार कौन था? बिंदुसार इनका पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो बिंदुसार जो है 298 बीसी में गद्दी पर आता है और 273 बीसी तक जो है गद्दी पर रहेगा। इसके अन्य नाम जैसे अमित्रघात, बारीसार, भद्रसार, सिंहसेन और अमित्रोकोटिज, ये सभी इसके अन्य नाम हैं। और अमित्रघात की बात की जाए तो महाभाष्य में मिलता है जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया। और भद्रसार या मद्रसार वायु पुराण में। दरबार में दोस्तों इसके दरबार में कौन कौन आया था? मिस्र के शासक टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने जो है डायनोसियस को भेजा था। और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने जो है डायमेकस को जो है भेजा था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों पहले इतना लिख लेते हैं, फिर आगे की जो है हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिंदुसार
सार बिंदुसार की यदि बात की जाए 298 BC से लेकर 273 BC तक जो है गद्दी पर रहा था। दोस्तों बिंदुसार की बात की जाए तो बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। अब दोस्तों यहाँ पे इसके अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम यानी किन अदर्स नेम से जो है जाना जाता है, जैसे अमित्र घात, बारीसार, भद्रसार, सिंहसेन हो गया दोस्तों, सिंहसेन, अमित्रो कोटीज हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये अमित्र घात जो है कहाँ पे मिलता है? महाभाष्य में। महाभाष्य में कहाँ पे दोस्तों? महाभाष्य में। और ये महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। ये महाभाष्य किसने लिखा था दोस्तों? पतंजलि के द्वारा जो है लिखा गया था। और ये भद्रसार वायु पुराण में, भद्रसार या मद्रसार, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके दरबार में कौन कौन आया था। दरबार में यानी बिंदुसार के समय इसके दरबार में कौन आया था? तो लिखेंगे मिस्र या मिस्र के शासक टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने जो है किसको भेजा था? डायनोसियस को भेजा था। डायनोसियस को जो है भेजा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं और कौन सा आया था दोस्तों। दूसरे की यदि बात की जाए, सीरिया का शासक कौन था? एंटियोकस प्रथम। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने जो है डायमेकस को भेजा था। डायमेकस को भेजा था, तो ये आपको याद रखना है। डायमेकस को जो है भेजा था। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में जो है विद्रोह हुआ था। तो लिखेंगे तक्षशिला में इसके समय विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में इसके समय विद्रोह हुआ था। इसके समय विद्रोह हुआ। तो तक्षशिला में जो है किसके समय विद्रोह हुआ था? तो ये बिंदुसार के समय जो है विद्रोह हुआ था। और कितनी बार? 2 बार विद्रोह हुआ था। यहाँ पर जो है 2 बार विद्रोह हुआ था। अब दोस्तों पहली बार देखते हैं, पहली बार किस परिस्थिति में हुआ था और यहाँ पर जो है कौन था। तो पहली बार की यदि बात की जाए तो इस समय तक्षशिला का, यानी इसको जब तक्षशिला में पहली बार विद्रोह हुआ था, तो दोस्तों पहली बार जो है जनता ने किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था? तो बिंदुसार के शासन के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। और इस समय तक्षशिला का गवर्नर कौन था? सुसीम था, जो कि इसका बेटा था बिंदुसार का। और इसको दबाने के लिए जो है अशोक को भेजा गया था, क्योंकि सुसीम से जो है यहाँ की स्थिति कंट्रोल नहीं हुई थी। तो इसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था, जो कि इस समय अशोक अवंती का गवर्नर था। और दोस्तों यदि दूसरी बार की बात की जाए तो ये जो है दूसरी बार जो है राज दरबार का षड्यंत्र था। और इसमें जो है दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम व अशोक दोनों को जो है भेजा गया था। किसको दोस्तों? दोनों को जो है भेजा गया था। और बिंदुसार के जो है 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। इसके समय भी जो सब प्रधानमंत्री चाणक्य थे। और बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी जो है किसको बनाया था? सुसीम को जो है बनाया था। तो दोस्तों अब इन सारे पॉइंटों को लिख लेते हैं और फिर अच्छे से इनके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे पहली बार इस समय तक्षशिला का गवर्नर, यानी जब पहली बार हुआ था तो यहाँ पर जो है तक्षशिला का गवर्नर कौन था? तक्षशिला का गवर्नर सुसीम था। कौन दोस्तों? ये था दोस्तों सुसीम। कौन था दोस्तों? सुसीम था। और जब सुसीम के
सुसीम से कुछ नहीं हुआ तो इस युद्ध यानी इसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। इसको दबाने के लिए या दमन करने के लिए, इसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। किसको दोस्तों? अशोक को भेजा गया था। और अशोक इस समय अशोक इस समय अवंती का गवर्नर था। यानी इस समय जो है अशोक कहाँ का गवर्नर था? अवंती का गवर्नर था। तो दूसरी बार की यदि बात की जाए तो दूसरी बार राज दरबार का षड्यंत्र था। राज दरबार का षड्यंत्र था। और इसको दबाने के लिए जो है दोस्तों, इसका दमन करने के लिए सुसीम पे अशोक को भेजा गया था। इसका दमन करने के लिए सुसीम व अशोक को भेजा गया था। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी इसके जो है दो पुत्र थे। बिंदुसार के दो पुत्र थे। बिंदुसार के जो दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। और एक कहानी और है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसमें एक तथ्यों में जो है कहा जाता है कि बिंदुसार के जो है 100 पुत्र थे। और इन 100 पुत्रों में से जो है दोस्तों अशोक भी एक था। और अशोक जो अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठ गया। तो इन सभी के बारे में अभी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, यानी इसके समय प्रधानमंत्री, यानी जब बिंदुसार था तो इसके में समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। कौन थे दोस्तों? चाणक्य। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? सुसीम को बनाया था। बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को बनाया था। किसको दोस्तों? सुसीम को बनाया था। किसको दोस्तों? सुसीम को जो है बनाया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके 100 पुत्रों के बारे में कहानी अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार की यदि बात की जाए तो ये जो है 298 BC में गद्दी पर बैठता है और 273 BC तक जो है दोस्तों गद्दी पर रहेगा। कितने? 273 BC तक जो है गद्दी पर रहेगा। इसके अन्य नाम जैसे अमित्र घात, और ये अमित्र घात जो है महाभाष्य में पता लगता है, जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। अमित्र घात का नाम महाभाष्य में मिलता है और महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। बारीसार, भद्रसार वायु पुराण में मिलता है। सिंहसेन और अमित्रो कोटीज, तो ये सभी किसके अन्य नाम है? बिंदुसार के नाम है, अन्य नाम। तो इन नामों से जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इसके दरबार में जो है कौन कौन आया था? तो इसके दरबार में मिस्र के शासक टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने जो है डायनोसियस को भेजा था। और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को जो है भेजा था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात आती है, बिंदुसार ने जो है सीरिया के शासक को जो एक पत्र यानी एक लेटर लिखा था, जिसमें बिंदुसार ने 3 मांगे की थी। यानी कहा था लेटर में कि एक यानी मीठी शराब, सूखी अंजीर व एक दारसिंह जो है भेजा जाए। लेकिन बिंदुसार की 2 डिमांड जो है पूरी की गई थी। यानी सूखा अंजीर भेजा गया था और साथ ही मीठी शराब जो है भेजी गई थी, और दारसिंह नहीं भेजा गया था। तो ये पत्र किसको लिखा था? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को लिखा था। और साथ ही इसी के समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। और तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। पहली बार जो है विद्रोह हुआ था, पहली बार जब विद्रोह हुआ था तो जनता ने जो है बिंदुसार के शासन के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। और जब ये पहली बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो इस समय जो है तक्षशिला का गवर्नर था सुसीम। जब सुसीम से यहाँ की समस्या कंट्रोल नहीं हुई तो इसको दमन करने के लिए, इसको दबाने के लिए अशोक को जो है भेजा गया था। और इस समय अशोक जो है अवंती का गवर्नर था। अब दोस्तों दूसरी बार जो है तक्षशिला में दूसरी बार विद्रोह कब हुआ था? तो ये जो है राज दरबार का षड्यंत्र था और इसका दमन करने के लिए सुसीम व अशोक को जो है भेजा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं
कहा जाता है कि बिंदुसार के जो है 2 पुत्र थे। कितने दोस्तों? बिंदुसार के जो है 100 पुत्र थे, और उन 100 पुत्रों में से जो है दोस्तों इसके 2 पुत्र ज़्यादा है, यानी सुसीम और अशोक को जो है ज़्यादा मानता था। याद रखें दोस्तों, सुसीम और अशोक की जो है ज़्यादा चर्चा की जाती है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के नाम जो इतिहास में ज़्यादातर मिलते हैं। तो सुसीम और अशोक, तो इसी कारण जो है सुसीम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएगा बिंदुसार। तो इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। यानी चाणक्य जो है किसके समय प्रधानमंत्री थे? तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु हो चुकी है। बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य हैं। और बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? सुसीम को जो है बनाया था। जब बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को बना दिया, तो इसके बाकी 99 भाइयों में जो है एक उत्तराधिकार का युद्ध होगा, जो कि 4 वर्षों तक जो है चलेगा, क्योंकि वो 99 भाई भी बाकी जो है राजा बनना चाहते थे, जिनमें से एक अशोक भी था। तो इसीलिए जो है ये उत्तराधिकार का युद्ध जो है 4 वर्ष जो है चलता है। और इस युद्ध को जो है कौन जीतता है? सम्राट अशोक जो है जीतता है। और इसके बाद जो है जीतने के बाद इस उत्तराधिकार को सम्राट अशोक जो है 269 बीसी में गद्दी पर बैठते हैं, और 232 बीसी तक जो है गद्दी पर रहता है। तो इस प्रकार जो है सम्राट अशोक गद्दी पर आते हैं, यानी अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर आते हैं। और ये उत्तराधिकार का युद्ध जो है 4 वर्षों तक जो है चला था। यानी कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक जो है चला था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे अशोक के बारे में। तो अब अशोक के बारे में जानते हैं। तो अशोक के बारे में क्या खास है? हेडिंग डालेंगे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की यदि बात की जाए तो 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक जो है गद्दी पर रहे थे। कब तक दोस्तों? 232 बीसी तक जो है गद्दी पर जो है रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनके जन्म की यदि बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 304 बीसी में हुआ था। माता शुभद्रांगी थी, और पिता कौन थे? बिंदुसार। अशोक का जन्म जो यानी अशोक का अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के नाम जो है किन अभिलेखों में मिले हैं? तो मास के अभिलेख कर्नाटक में, गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश, नेटूर अभिलेख कर्नाटक में, और उदय गोलान कर्नाटक में। तो इन अभिलेखों में जो है अशोक के नाम जो है मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इन सभी को जो है एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। अशोक का जन्म दोस्तों, अशोक के जन्म की यदि बात की जाए तो 304 बीसी में हुआ था। कब दोस्तों? 304 बीसी में हुआ था। माता की यदि बात की जाए, माता कौन थी? शुभद्रांगी। शुभद्रांगी कौन दोस्तों? शुभद्रांगी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। यदि पिता की बात की जाए तो पिता तो आप सभी को पता है कौन है? बिंदुसार। कौन है दोस्तों? बिंदुसार। कौन दोस्तों? बिंदुसार है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे अन्य नाम की यदि बात की जाए तो देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है। किसको दोस्तों? अशोक को जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है अशोक के नाम जो है किन अभिलेखों में मिले हैं? अशोक के नाम किन अभिलेखों में मिले हैं? किन अभिलेखों में मिले हैं? तो किन अभिलेखों में मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पे एक एक अभिलेख करके लिखते हैं। तो दोस्तों पहला है मास्की अभिलेख। तो दोस्तों अभी अभिलेखों के बारे में भी जानेंगे, ये क्या होते हैं। तो ये मास्की अभिलेख कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक में दोस्तों। दूसरा है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य। ये होगी दोस्तों गुर्जरा अभिलेख। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नेटूर अभिलेख। ये कहाँ पे है दोस्तों? नेटूर अभिलेख की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं उदय गोलान अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक ने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। तो ये कहानी अभी मैंने आपको बताई है। और उत्तराधिकार का युद्ध 4 वर्ष तक जो है चला था, यानी 273 बीसी से स्टार्ट हुआ था और 269 बीसी तक जो है चला था। और 269 बीसी में ही जो है अशोक गद्दी पर जो है बैठा था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही विष्णु पुराण में जो है अशोक वर्धन के नाम से अशोक को जाना गया है।
और भब्रू अभिलेख में जो है, जो कि राजस्थान में, इसमें अशोक ने जो है स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। साथ ही अभिलेखों को खोजा किसने था? टी पेंथिलर ने खोजा था 1750 ईस्वी में, और इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। तो ये सभी जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, लिखेंगे एक एक करके। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तराधिकार का युद्ध जो है कब तक चला था? 273 BC से 269 BC तक जो है चला था, और इसी तारीख को जो है अशोक गद्दी पर बैठा था। अशोक गद्दी पर बैठा, यानी 4 वर्ष तक जो है चला था। कितने? 4 वर्ष तक जो है ये उत्तराधिकार का युद्ध जो है चला था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विष्णु पुराण की। तो लिखेंगे दोस्तों विष्णु पुराण के बारे में। विष्णु पुराण में जो है सम्राट अशोक ने अपने आप को क्या कहा था? अशोक वर्धन के नाम से जाना गया था। अशोक वर्धन के नाम से। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं भब्रू अभिलेख की। भब्रू अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? भब्रू अभिलेख राजस्थान में है, और इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। कहाँ का दोस्तों? मगध का सम्राट जो है बताया था। तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी अभिलेखों को खोजा। अभिलेखों को खोजा, तो इन अभिलेखों को किसने खोजा था? टी पेंथिलर ने खोजा था 1750 ईस्वी में। अब दोस्तों इनको पढ़ा किसने था? तो 1837 में ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे यानी सम्राट अशोक की यदि बात करते हैं, सम्राट अशोक 269 BC में गद्दी पर बैठता है दोस्तों सम्राट अशोक, और 232 BC तक जो है गद्दी पर रहते हैं। और साथ ही दोस्तों इनके जन्म की यदि बात की जाए तो 304 BC में इनका जन्म हुआ था। माता इनकी शुभद्रांगी, पिता हैं बिंदुसार, और अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से इनको जाना जाता है। यानी देवनाम प्रियदर्शी के नाम से सम्राट अशोक को जाना जाता है। अशोक के नाम किन अभिलेखों में मिले हैं? तो मास्की अभिलेख। अब दोस्तों ये अभिलेख क्या होते हैं? तो अभिलेख के बारे में जानते हैं। तो अभिलेख जो है, अभिलेख होता क्या है? तो दोस्तों अभिलेख जो है पत्थर पे, पीतल पे, तांबे पर और पत्तों पर जो है लिखवाए जाते हैं। यानी राजा जो है अपने संदेशों को लिखवाते हैं ताकि ये जनता तक जो है पहुँचाए जा सके। तो इन्हीं को जो है अभिलेख जो है कहा गया है। तो कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनमें सम्राट अशोक का नाम मिलता है, जैसे मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक में है, गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश में, नेट्टूर अभिलेख कर्नाटक में, और उदय गुलाम कर्नाटक में। तो इन सभी अभिलेखों में जो है सम्राट अशोक का नाम जो है मिलता है। और अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। यानी उत्तराधिकार का युद्ध जो है 273 BC से 269 BC तक चला था। यानी 4 वर्ष तक जो है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो है सम्राट अशोक ने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। तो यह आपको याद रखना है। यानी बिंदुसार के तथ्य में कहा जाता है, बिंदुसार के 100 पुत्र थे, जिनमें से अशोक ने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके उत्तराधिकार के युद्ध में स्वयं गद्दी पर जो है बैठा था।
लेकिन क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था, तो सुसीम को बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। विष्णु पुराण में अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। और भब्रू अभिलेख है जो कि राजस्थान में, और इस भब्रू अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने जो है अपने आप को किस अभिलेख में जो है मगध का सम्राट बताया, तो भब्रू अभिलेख में बताया जो कि राजस्थान में है। इसके अभिलेखों को किसने खोजा था, टी पैंथेलर ने खोजा था 1750 ईस्वी में। और इनको पढ़ा किसने था, 1837 ईस्वी में जेम प्रिंसिप के द्वारा जो है इनको पढ़ा गया था। जेम प्रिंसिप के द्वारा जो इनको पढ़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।